अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष में अंतर क्या है? जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसी तिथि पर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। अच्छा, इसी तिथि पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। अच्छा, तो ये जो विक्रम संवत 2083 है जी। तो इसका शुरुआत इस साल कब जी। से होने वाला है? जिस समय ये वर्ष आरंभ हो रहा है उसमें मीन लगन की जो राशि है वो उदय हो रही है, यानी मीन लगन उदय हो रहा है। इस साल का राजा कौन होगा? अच्छा, तो उनके साथ उनके मंत्री भी कोई है? मंत्री, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। गोल्ड पहले की तरह अगर हम बात करेंगे उसकी, तो गोल्ड पहले की तरह जैसे आसमान छूता जा रहा है, इसमें और बढ़ने के चांसेस इसमें अच्छा बनेंगे। तो एटलीस्ट उस दिन तो इनको कोई भी काम अगर ले सके तो छुट्टी लेके बैठ जाएं। मेष राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से विक्रम संवत्सर का जो ये कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो केवल एक ग्रह क्या पूरी सत्ता चला सकता है? नहीं। सत्ता चलाने के लिए आपको राजा भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, सेना भी चाहिए। ये जो संवत है जी। तो ये ज्योतिषी या आपका जो आध्यात्मिक जो ज्योतिषी है उसके ऊपर कितना महत्वपूर्ण देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो संवत है ये क्या संयोग लेके आ रहा है? इस वर्ष 12 महीने नहीं 13 महीने होने वाले हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग। जब तप, दान, स्नान, ध्यान, ये सब चीजें कई गुना ज्यादा प्रतिफल देती हैं। पास कोई मंदिर, वहाँ ब्राह्मण को दान करने से ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन कर सकें, हर गुरुवार को कर सकें, वो करना चाहिए। तो ऐसे आप मुझे बताइए 4 राशि ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा सावधान रहना है, उन राशि के बारे में बताइए जिनके लिए ये साल कमाल का रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। जैसे कि पता है आप लोगों को, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आया है कि हमें कौन से कैलेंडर फॉलो करना है, हमें हिंदू नववर्ष जो है उसको फॉलो करना है या अंग्रेजी नया साल जो है उसको फॉलो करना है। और जो हिंदू नववर्ष है उसमें राजा कौन है, मंत्री कौन है, शुभ कार्य के लिए क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, इस सारे चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्वेरीज आए हैं हमारे पास। और इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो है आचार्य राहुल जी। आचार्य राहुल जी बहुत जाने माने ज्योतिष भी हैं, वैदिक ज्योतिष हैं और वास्तु सलाहकार भी हैं और हमारे साथ बहुत बार पहले एपिसोड्स कर चुके हैं। तो आज हम उनसे समझेंगे कि ये दोनों जो कैलेंडर है उनमें फ़र्क क्या है और हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो स्वागत है आपका आचार्य जी। तो आज बात करेंगे इस पे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, हाँ जी, कि अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष में अंतर क्या है? हाँ जी, सबसे बड़ा अंतर यही है कि नव का मतलब है नया। बिल्कुल। तो जब प्रकृति में कुछ नया हो रहा हो तभी तो हमें कुछ आयोजन करने चाहिए या कुछ उत्साह मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि 1 जनवरी को जब हम नया वर्ष मनाते हैं अंग्रेजी पद्धति के अनुसार, तो तब क्या प्रकृति में क्या नया हो रहा होता है? चारों तरफ सब चीजें बंद होती हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसा खास नहीं, कोहरे से चारों तरफ ढके होते हैं, ठंड ज्यादा होती है। अब यहीं पर हिंदू नववर्ष क्या कहता है या सनातनी जो कैलेंडर है या जो नववर्ष है वो क्या कहता है? वो शुरू होता है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। अच्छा, ओके। इसी तिथि पर जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसी तिथि पर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसी तिथि पर हमारे जो सबसे पहला युग सतयुग, उसकी की पहली तिथि भी यही है, यहीं से ही उसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसी तिथि पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। अच्छा, तो ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आप देखते होंगे कि नेचुरली आप चीज़ों को देखें कि यहाँ कुछ नया हमारी प्रकृति में उभर के आता है, नए पत्ते निकलते हैं, बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन हम जो नवरात्र की जो प्रतिपदा तिथि है, पहला नवरात्र इसी दिन से शुरू होता है। तो हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं इसी दिन से शुरू होते हैं। प्रकृति आपके और हमारे साथ मिलकर कुछ नया करती है। तो हमें उत्सव तभी मनाना चाहिए जब हमारे साथ चारों तरफ कुछ नया हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सबसे पहला कारण है। और इसको मनाने का कि हमें कब से मनाना चाहिए, तो हमें मनाना उत्सव अपने अनुसार चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देश, काल और पात्र
हम जिस देश में रहते हैं, जिस काल में रहते हैं और जो पात्र हमें मिला है, अर्थात जो कैरेक्टर हम निभाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी चलेंगे ना हिसाब से हम। हमें चलना चाहिए। अगर एक पुलिसमैन है, अगर वो एक लॉयर की तरह या वकील की तरह अगर काम करेगा तो कर पाएगा क्या? नहीं कर नहीं सकता कर है। पाएगा, बिल्कुल। क्रिकेटर फुटबॉलर की तरह नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है आप और हम अगर इस देश में हैं तो इस देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल जितनी ऋतुएं हैं हमें उनको भी फॉलो करना होगा, उनको एंजॉय भी करना होगा। तो उत्सव भी हमें उसी के अनुसार मनाने चाहिए जिस देश में हम हैं और जिस काल में हम हैं। बिल्कुल। तो ये जो विक्रम संवत 2083 है जी। तो इसका शुरुआत इस साल कब से होने वाला है? अंग्रेजी के अनुसार 19 मार्च 2026 यानी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सुबह 6:53 पे ये आरंभ हो जाएगा। जिस समय ये वर्ष आरंभ हो रहा है उसमें मीन लगन की जो राशि है वो उदय हो रही है, यानी मीन लगन उदय हो रहा है। अच्छा। हाँ, और ये जो लगन में जो उदय होने वाले जो प्लैनेट्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को लेके भी और बाकी चीज़ों को भी लेके उस पर आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि जो 2083 जो आप बात कर रहे हैं संवत की, तो इस साल का राजा कौन होगा? बिल्कुल, देखिए इस वर्ष जो राजा हैं, जो सत्ता जिनके हाथ में है वो है देवगुरु बृहस्पति। अच्छा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा रहेंगे, यानी सत्ता पूरे वर्ष उनके हाथ में रहेगी और सारी चीजें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने वाली है। अच्छा, तो उनके साथ उनके मंत्री भी कोई है? मंत्री, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए राजा जब होगा तो उसके साथ मंत्री भी होंगे, सेना भी होगी। तो जो इस वर्ष के मंत्री हैं वो है मंगल। और ये चुनते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन चैत्र माह आरंभ होता है और उसकी जो प्रतिपदा तिथि है उस दिन जो वार होता है, उस वार के जो स्वामी होते हैं, जैसे इस वर्ष 19 मार्च को जो दिन पड़ रहा है वो दिन है गुरुवार। तो जो उस दिन के स्वामी हुए वो उस दिन के राजा, उस वर्ष के राजा कहलाते हैं। तो इसमें विक्रम संवत 2083 के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं और इसको रौद्र नाम का संवत्सर कहा गया है। रौद्र नाम का संवत्सर कहा गया है क्योंकि गुरु और मंगल, गुरु ज्ञान है और मंगल ऊर्जा। तो ज्ञान और ऊर्जा का समावेश हमें इस पूरे वर्ष में देखने को मिलेगा जो कि 19 मार्च से शुरू होगा। ओ, तो इसलिए इसको रौद्र भी कहेंगे क्योंकि दोनों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बात करेंगे, जैसे आपको भी पता है जी, तो उस हिसाब से 2026 जो है वो सन का साल है बिल्कुल। तो इधर हम कह रहे हैं कि ये ब्रह्म गुरु और मंगल के हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। मैं बता देता हूँ। देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं भी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन मानना ये है कि एक्चुअल में ज़्यादा सटीक क्या है, जो प्राचीनतम जो ज्ञान है क्या वो ज़्यादा सटीक है या आध्यात्मिक जो आधुनिक जो युग है वो ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पर सटीकता की बात आती है कि अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो केवल एक ग्रह क्या पूरी सत्ता चला सकता है? नहीं। सत्ता चलाने के लिए आपको राजा भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, सेना भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए ना, तभी आप एक सत्ता का पूरे तरीके से निर्माण कर सकते हैं। तो अर्थात देखिए विक्रम संवत्सर में बार बार इसलिए कहता हूं कि वो ये बताता है कि इस वर्ष के राजा कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे, रशेष कौन होंगे, धनेश कौन होंगे, वर्षेश कौन होंगे, वर्षा अधिक होगी कि कम होगी, अच्छा, व्यापारियों को लाभ होगा या हानि होगी, या किस तरीके का व्यापार रहने वाला है। कृषि, यानी आप हम इस देश में जिस देश में रहते हैं ये कृषि प्रधान देश है बिल्कुल, तो हमें सबसे ज्यादा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम सबसे ज्यादा यही अनाज और इन सब चीजों पर निर्भर भी हैं। हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है इस पर निर्भर करती है, बहुत बड़े तबका जो है हमारे देश का वो इस पर निर्भर करता है। तो उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये कौन बताएगा? ये यही बताएगा जो इस वर्ष के राजा हैं, इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो तय करेंगे। बताएं। ये जो संवत है तो ये ज्योतिषी या आपका जो आध्यात्मिक जो ज्योतिषी है उसके ऊपर कितना महत्वपूर्ण है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊं कि संवत्सर के अंतर्गत ये चीज़ें आपको जब कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वर्ष के राजा, जैसे मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। बृहस्पति अगर है, बृहस्पति क्या है? भाग्य देने वाले हैं, अर्थ देने वाले हैं, यानी धन देने वाले प्लैनेट हैं, व्यापारियों को बढ़ावा देने वाले प्लैनेट है। ठीक है, तो आपके पास अब ज्ञान होगा प्लस ऊर्जा होगी, तो आप अपने ज्ञान से और ऊर्जा के समावेश से इस बार इस वर्ष में व्यापारियों को बड़ा अच्छा, जो व्यापारी तबका जो है उनको बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। मैं आऊंगा उस पे, जब हम देश की बात करेंगे तब मैं व्यापारियों के ऊपर भी आऊंगा, सर्विस क्लास के ऊपर भी आऊंगा, तो उस पे मैं आपको अलग से फिर पूछने वाला हूँ। तो और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो संवत है
ये क्या क्या संयोग लेके आ रहा है इस साल? देखिए, इस साल सबसे बड़ा इवेंट जो मैं मानता हूँ वो है बृहस्पति का कर्क राशि में वापस आना। ये जो इवेंट रहेगा, इस इवेंट में लगभग ये जून के आसपास होने जा रहा है। और एक और इवेंट है इसमें, इस वर्ष 12 महीने नहीं 13 महीने होने वाले हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये एक बड़ी बात है जिसको हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। हाँ हाँ हाँ, जिस मास में सभी ऐसे मंगलमय कार्य तो रोक दिए जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त, इस तरीके के कार्य तो रोक दिए जाते हैं, लेकिन जप, तप, दान, स्नान, ध्यान, ये सब चीज़ें कई गुना ज़्यादा प्रतिफल देती हैं, क्योंकि इस मास को पुरुषोत्तम कौन है, यानी प्रभु भगवान श्री विष्णु। हाँ, तो विष्णु जी का यह महीना होता है। इस वर्ष में, इस माह में, पुरुषोत्तम माह में जो आरंभ होगा 17 मई को और 15 जून तक ये चलेगा। अच्छा, तो इस माह में कई गुना ज़्यादा जो लोग अपने आराध्य उनको मानते हैं, भगवान विष्णु जी को चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कर सकते हैं। पुरुषोत्तम माह में उनको इसके कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे दीपदान का भी महत्व है इसमें। दीपदान का महत्व है। 33 एक अगर हम जाएंगे तो साउथ की तरफ मालपुआ एक होता है, अगर आपने सुना हाँ हो हाँ बिल्कुल, तो 33 मालपुआ बना करके और उसमें कुछ फल और कुछ और मिष्ठान रख के जो घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ ब्राह्मण को दान करने से ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन कर सकें, हर गुरुवार को कर सकें, वो करना चाहिए। अच्छा, करते हैं और इस चीज़ को लोग फॉलो, और इसका 100% बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बेनिफिट मिलता है। ओके, तो 2 ज्येष्ठ होता है इसमें कुछ? यस, बिल्कुल। तो ज्येष्ठ का जो माह है, इस बार जैसे कोई भी महीना होता है वो लगभग 30 दिन का मान के चलते हैं नॉर्मली ऐसा, तो ये लगभग 59-60 दिन के आसपास का ज्येष्ठ का महीना जो है इस वर्ष होने वाला है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, जैसे आपने व्यापारियों की बात की है तो पहले सबसे पहले मैं जानूंगा जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का इस साल में क्या होने वाला है इस संबत में। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है, और वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार जो सभी ग्रह इस बार रहने वाले हैं वो जैसे दिशा होती है दक्षिण की दिशा की तरफ, सभी मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं शुक्र से लेकर के, केवल एक बृहस्पति को छोड़ेंगे हम जो मिथुन राशि में गोचर करेगा आरंभ के समय में, बट सभी दक्षिण की तरफ, राहु भी, मंगल, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह दक्षिण दिशा की तरफ यानी कुंडली के 10th हाउस और 11th हाउस में और द्वादश भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो मुझे परिवर्तन दिखेगा वो दिख रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रदेश में सत्ता का पूरा परिवर्तन होने का चांस है। अच्छा। ये संवत्सर ही सत्ता परिवर्तन का सबसे पहला, जो अगर आप पूछेंगे ना कि इसका एक्चुअल निचोड़ क्या है, निष्कर्ष है कि सत्ता परिवर्तन ये लेकर आता है। रौद्र नाम का जो संवत्सर होता है इसमें सत्ता परिवर्तित होती है, और ये भी हो सकता है कि देश की ना हो जाए। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है। ओके, ठीक है, बट वो और भी चीजें देखनी जरूरी होती हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर दिख रही है। तो वो प्रदेश में और देश में दोनों तरफ हमें देखने को मिलेगी। बात कर रहे थे देश की अर्थव्यवस्था की, तो जो 10th हाउस में इस समय शनि गोचर करेगा वृषभ लग्न के हिसाब से, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें जो हैं देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो आईटी सेक्टर हमारा पहले ग्रो होता रहा है वो और ग्रो करेगा। जो नुकसान वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नुकसान इसमें रहेगा, साइबर क्राइम जो है वो और बढ़ेगा, नए तरीके से उभर के आएगा। नए चीज़ें इन्वेंशन करके वो लोग जो है इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये उस क्षेत्र में भी थोड़ा कहते हैं ना, किसी चीज़ की अगर अच्छाई भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुराई भी है। दूसरा, सत्ता के प्रति जो इस समय सत्ता में लोग हैं उनको जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है बड़ा। जो जेन जी है, ये जो नई जो जनरेशन की हम लोग चर्चा करते हैं, सत्ता के सामने आके खड़ी हो सकती है, तो उसको एक आक्रोश का बड़े स्तर पर सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ा आंदोलन जो है इस वर्ष होने की संभावना जो है मुझे दिख रही है, ऐसी संभावना है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था की हमने बात कर लिया, पर अभी मैं जानना चाहूंगा जैसे व्यापारियों हैं या जो सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास को कितना चैलेंज फेस करना है या उनका बड़ा अच्छा रहेगा? देखिए, इसमें 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो इस वर्ष आपको बड़े अच्छी ग्रोथ करते हुए मिलेंगे। बृहस्पति का जो क्षेत्र है और मंगल का जो क्षेत्र है। मंगल का आप जानते होंगे कि जो सिविल सर्विसेज हैं हमारी, डिफेंस का जो है हमारा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेवी हो,
उस तरफ जो है आपको अच्छी ग्रोथ उनको देखने को मिलेगी। और उनको इस समय जो पावर्स वो फील नहीं कर रहे थे, जैसे हमारी आर्मी को लगता है कि भाई ये हमारे कुछ पावर हमें नहीं मिल रही है, वो पावर उनको आपको दिखेगा कि सत्ता की तरफ से उनको वो पावर मिल रही है। अच्छा। हाँ, उनको सहयोग भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, तो उनके लिए अच्छे चांसेस हैं। बृहस्पति का जो क्षेत्र है वो टीचिंग का भी है, ज्ञान देने वाला। टीचिंग में जो प्रोफेशन में जो लोग हैं वो अच्छा करेंगे इस वर्ष में। उसके साथ साथ में ये फाइनेंस के भी लॉर्ड हैं, तो फाइनेंस सेक्टर में जो है हमारे जो निवेशक कह लीजिए, जो निवेश करते हैं या जो इसमें सर्विसेज देते हैं, तो उनको भी इसमें, चाहे वो बैंकिंग हो, है ना, चाहे वो शेयर मार्केट हो, तो उस तरफ जहाँ पैसे का आदान प्रदान ज़्यादा है वो आपको बहुत अच्छा उसमें उछाल देखने को मिलेगा। गोल्ड पहले की तरह, अगर हम बात करेंगे उसकी, तो गोल्ड पहले की तरह जैसे आसमान छूता जा रहा है, इसमें और बढ़ने के चांसेस इसमें बनेंगे। तो ये तो हो गए सारे अर्थव्यवस्था को लेके बात, देश की बात हो गई, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहता है राशि, जिसके बारे में सबको जानने का बड़ा शौक रहता है कि भाई क्या होने वाला है। तो ऐसे आप मुझे बताइए 4 राशि ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा सावधान रहना है, और आप उन राशि के बारे में बताइए जिनके लिए ये साल कमाल का रहेगा। जी, तो देखिए, शुरुआत मैं करूंगा, हमेशा मेष राशि से ही होती है, लेकिन हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेष राशि से इसलिए शुरुआत करूंगा क्योंकि इन्हीं राशि वालों को सबसे ज़्यादा इस वर्ष में सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इनकी राशि के हिसाब से सभी ग्रह, केवल एक गुरु को छोड़ करके बाकी के सभी ग्रह या तो 11th में बैठे हैं या 12th हाउस में बैठे हैं, यानी हानि के घर में बैठे हैं या त्रिषडाय भाव में बैठे हैं। ओके। तो इनका जो है इस समय में सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो लग रही है कि इनकी एकाग्र क्षमता जो है, जो इनका कंसंट्रेशन लेवल है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छूटता हुआ नजर आएगा। हाँ, इनको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और मैं कहूँगा कि उस दिन जिस दिन इस वर्ष की शुरुआत हो रही है 19 मार्च से, उस दिन से तो एटलीस्ट उस दिन तो इनको कोई भी काम अगर ले सके तो छुट्टी लेके बैठ जाएं। काम ना करें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना वजह की कोई अड़चन पड़चन इनके सामने आके खड़ी हो सकती है। मेष राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से विक्रम संवत्सर का जो ये कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। अच्छा, मेष राशि वाले थोड़ा सावधान, सबसे ज़्यादा सावधान को रहने की जरूरत है। दूसरी राशि है जिनको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को भी इसमें सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उनको इनकम के जो सोर्सेज हैं, आय के जो स्रोत हैं, उस तरफ उनको अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा उनको अपना तालमेल अगर पहले से खराब चल रहा है उसको ठीक करने की जरूरत रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ये वर्ष अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है। प्रोफेशनल कितनी भी अच्छी हो, अगर हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट सब तरफ आता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो मेरी ये सावधानी है। दूसरी राशि है जिनको सावधान रहना है वो है मीन राशि। मीन राशि ऑलरेडी बहुत दयालु होते हैं, आप जानते हैं, बड़े ही डिवाइन इनके पास एक तरीके की चीज़ें होती हैं, दयालु प्रकृति, परोपकारी नेचर के लोग होते हैं। तो इनको कहाँ पर सावधान रहना है कि इनको भ्रमित करने वाली, कंफ्यूजन करने वाले लोग या इन पर कह लीजिए कि कंट्रोल करने वाले लोग इनकी लाइफ में आ सकते हैं। एक तो ये अपना दुख तो झेल ही रहे हैं, इन पर दूसरों का दुख भी आएगा। अच्छा। इनको कॉल करके कोई बोलेगा कि अरे तूने ये क्यों कर, ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था। तो बिना वजह की सलाह देने वाले लोग इनके पास आ सकते हैं और वो इनको परेशान करेंगे। और जब आदमी परेशान होता तो क्या होगा, फिर वो हताश हो, निराश हो उसको लगती है। तो ये 3 राशियां तो मेरी तरफ से ऐसी हैं जिनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और जिनके लिए गोल्डन पीरियड है। सबसे पहली राशि है वो मिथुन राशि। ओके। मिथुन राशि वालों के लिए ये पूरा गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अच्छा। हर तरफ से अपने अंदर एक नई ऊर्जा, साहस, पराक्रम, ज्ञान, हर तरफ से इनको जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहेंगे, मिथुन राशि वाले, उनको 100% इस साल क्रैक करने के चांसेस मिलेंगे। वो सरकारी नौकरी की तलाश में होंगे, उनको इस समय सफलताएं मिलेंगी। और सिविल सर्विसेज में अगर वो ज़्यादा कोशिश कर सकेंगे तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। अच्छी राशि फिर एक और है, वो है वृषभ राशि, जिसमें केवल एक ही चीज़ अच्छी मुझे जो लगेगी वो लगेगी कैरियर का पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। वहाँ तरफ बढ़िया ये जो साल है ना, अगर इसको मैं एक शब्द में नाप दूँ, जो 19 मार्च से शुरू होने वाला जो नया वर्ष है, एक शब्द में नाप दूँ तो ये वर्ष है काम, कैरियर का, व्यापारियों का, ये साल उनका है। अच्छा, तो ये इनके लिए, ये कैरियर के लिए पूरा।
अच्छा, मैं ना आपको अभी पूछूंगा कुछ राशियां, जी एक वर्ड में आप मुझे बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि भाई वो राशि किसको सिंबल करता है, सिंबलाइज करता है। जी जैसे अगर मैं शुरू करता हूँ, जी। सिंह राशि। सिंह राशि लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व। ओके। मकर। मकर राशि कर्मशील। कर्मशील है। वृश्चिक। वृश्चिक राशि अगर हम कहेंगे तो को एक, ये मेरी फेवरेट राशि रही है एक्चुअल में, तो इसको मैं एक शब्द में इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत गहरे होते हैं। ओके। इनको तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा। ये तो समुद्र कह लीजिए। ओके, समुद्र मानते हैं इसको। जी। अच्छा, मीन राशि। मीन राशि मैं अभी वही बताया, बहुत संवेदनशील। संवेदनशील। बहुत संवेदनशील। और मेष। मेष राशि वापस लीडरशिप क्वालिटी, लीडर। लीडर, नेतृत्व क्षमता। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग चालाक। चालाक। मिथुन। मिथुन राशि बुध की ही राशि है। इस राशि को एक शब्द में फिर से कहना मुश्किल है, लेकिन इनको मैं कहूँगा ये हमेशा युवा या जवान रहना चाहते हैं। अच्छा, एवरग्रीन कह सकते हैं। एवरग्रीन कह लीजिए। वृषभ। वृषभ राशि सुंदरता के प्रतीक चिन्ह। कन्या। कन्या राशि सॉफ्ट, ओके, कोमल। 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 तुला। तुला जैसी वो राशि रिप्रेजेंट करती है हमेशा नाप तोल के नाप तोल चलने, के हर चलने तरफ, वाले, हर रिश्ते में, बैलेंस्ड। हर रिश्ते में, हर जगह, हर स्थान पर बैलेंस बनाने की इनको ओके, हमेशा इच्छा रहती है। थैंक यू सो मच। ये हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। जी। एंड आचार्य जी ने जैसे कहा कि ये साल जो है विक्रम संवत 2083, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बृहस्पति और मंगल दोनों साथ साथ है, तो इसमें रौद्र है, ज्ञान है और आपके लिए बहुत अच्छा है। काम करने के लिए, कर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप फॉलो करिए और ऐसे और भी एपिसोड आपको देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।